राफेल एयरक्राफ्ट की परचेज एक बार फिर गलत कारणों से खबरों में है। पहले तो फ्रांस की मीडिया पोर्ट नाम की एक एजेंसी ने बताया कि फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी को दासो एविएशन के अकाउंट्स की ऑडिट करते समय एक एंडोर्समेंट मिला जिसमें लिखा था गिफ्ट टू क्लाइंट, और ये एक इंडियन कंपनी को 1.1 मिलियन यूरो की रकम दी गई थी। जब तक इस बात पर और थोड़ा खुलासा होता, एक और खबर आ गई कि 26 मार्च 2019 को ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किसी राफेल के ही मिडलमैन के ऊपर छापा मारा था, और उसमें कुछ सेंसिटिव दस्तावेज मिले थे, जिनमें से एक तो वो दस्तावेज था जिसमें एमओडी ने 5.6 बिलियन डॉलर पर 36 राफेल एयरक्राफ्ट्स की डील को कंक्लूड करने का कैलकुलेशन किया था। शायद इसके अलावा एक कमर्शियल नेगोशिएशन कमेटी का दस्तावेज भी था जिसको मीटिंग कहा जा रहा है, और अलावा उसके यूरोफाइटर एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से एक इंडियन गवर्नमेंट को लिखी हुई चिट्ठी थी जिसमें ये लिखा था कि वो कुछ हज़ार डॉलर अपने प्राइजेस कम करने को तैयार हैं। ये ख़ास बात इसलिए है क्योंकि 2007 में जब टेंडरिंग हुई थी उसके बाद केवल 2 ही एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर्स ने इस MMRCA कॉन्ट्रैक्ट जब हम करने वाले थे 126 एयरक्राफ्ट का, तो 2 ही एयरक्राफ्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स ने उसे क्वालिफाई किया था, यूरोफाइटर भी और राफेल भी। लेकिन राफेल तब भी अपने सेगमेंट का सबसे परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट था, और हमको वो L1 मिल रहा था, यानी कि उसकी प्राइस दोनों के बीच में कम थी। और 2014 में लगभग ये डील फाइनली होने वाली थी, लेकिन तब गवर्नमेंट बदल गई और उसके बाद ये डील क्वैश हो गई। जितना मुझे मालूम है उसके बाद किसी तरह का RFP, जिसको हम कहते हैं टेंडरिंग, वो नहीं हुई, और सीधे ही इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट की बात फिर सुनने में आई। इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के साथ एक खूबी ये हुआ करती है कि जब कंट्री के बीच में इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट होता है तो डेवलपमेंट कॉस्ट जो अक्सर जिस देश से हम वेपन ले रहे हैं वो कंपनी हम पर नहीं लगाती, यानी कि हमें किसी तरह का फ़ायदा होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, और ऊपर से जब ये डॉक्यूमेंट हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहती थी कि 5.6 बिलियन डॉलर में हो, लेकिन अल्टीमेट जो डील होती है वो 7.87 बिलियन डॉलर में होती है, तो हमें किसी तरह का फ़ायदा नहीं हुआ है। एक और चीज़ जो बहुत ख़ास आ रही है कि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेज होते हैं, तो एक क्लॉज एंटी करप्शन क्लॉज होता है। मैंने जो जनरली देखा है अपने रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट के केसेस में, उसमें हम अनड्यू इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट एक क्लॉज डालते हैं और एक इंटीग्रिटी क्लॉज डालते हैं, और एक चीज़ और होती है कि भले ही हम किसी फॉरेन कंट्री से ख़रीद रहे हैं, लेकिन जो भी अगर डिस्प्यूट होगा तो वो इंडियन लॉ के हिसाब से होगा। ये हम अपना इंटरेस्ट बड़ा सिक्योर करते हैं। इसी समय एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि चूंकि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर हैं, हम आइटम खरीद रहे हैं, तो हम अपना जो टेंडर डॉक्यूमेंट होता है वो अपने हिसाब से बनाते हैं, उसमें अपने इंटरेस्ट सिक्योर करते हैं। तो जैसे उसमें हम क्लॉजेस डालते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस के ऊपर हम क्लॉज लगाते हैं कि अनड्यू डिले अगर कभी हो गया सप्लाई में, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट उस कंपनी को हम उससे उसके पेमेंट में से डिडक्ट कर लेंगे, या उसे एडिशनली हमें पे करना होगा, हम उसे एडजस्ट करेंगे। फिर इसी तरह से हम रिपीट ऑर्डर और ऑप्शन क्लॉज डालते हैं कि अगर एक छोटे ही समय में हमको दोबारा वो खरीदना पड़ा आइटम, तो हम जो टोटल ऑर्डर कॉस्ट होता है उसका 50% तक का एक अमाउंट का ऑर्डर दोबारा दे सकते हैं। इसके अलावा भी कई क्लॉजेस होते हैं, फोर्स मेजॉर क्लॉज होता है, ऐसी स्थितियों में जो कि इंसानी कंट्रोल के बाहर होती हैं, तो उनके लिए क्लॉज होता है। अलावा उसके हम एक वारंटी क्लॉज लगाते हैं जिससे कि प्रोडक्ट एक तो हमारे पास सही शेप में पहुंचे और एक मियाद तक उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो ये सारे क्लॉजेस जब हम लगाते हैं तो ये हम अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए लगाते हैं। बहुत पहले एक अखबार में मैंने पढ़ा था कि इस पर्टिकुलर इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट में
ना तो लिक्विडेटेड डैमेजेस के क्लॉज हैं, ना वारंटी क्लॉज है, और फिर उसके दाम भी जैसा कि है 7.87 बिलियन, जो कि पहले हम 126 जो एयरक्राफ्ट खरीदने वाले थे उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। ये ज़रूर कहा जाता है कि ये फ्लाई अवे कंडीशन में है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका अगर कोई कैलकुलेशन है तो सरकार को उसको खुलासा करना चाहिए, उसे पारदर्शिता के दायरे में रखना चाहिए, क्योंकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल जो कि 2009 में फाइनलाइज हुआ था और डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, तो ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ही लाए गए थे, और इन्होंने हमारी परचेज की जो प्रक्रिया है उसको बहुत स्ट्रीमलाइन किया था। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो है उसका एक ड्राफ्ट मैं देख रही थी थोड़े दिन पहले, 2020 के जुलाई में उसका ड्राफ्ट आया था, सितंबर में दोबारा से मैंने देखा था। तो जो बेसिक एसेंस होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, जो एसेंस है वो कहीं पर भी हम ख़त्म नहीं करते हैं। तो ऐसे में जब हम ये सुनते हैं कि राफेल की डील में ना तो एंटी करप्शन क्लॉज है, ना तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला क्लॉज है, ना लिक्विडेटेड डैमेज क्लॉज है, ना वारंटी क्लॉज है, ऐसे में संदेह होना लाजमी हो जाता है। और मेरा ख़ास तौर पे एज एन एयरफोर्स ऑफिसर ये कहना है कि जब भी बार बार इस तरह की डील में किसी तरह के कमीशन खोरी की बात होती है, और इस एक अच्छी डील के साथ जब भी भ्रष्टाचार लग जाता है साथ में, हर बार उतना ही दुख होता है। लेकिन जैसे पहले इन सब बातों पर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, सरकार को अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर इसके ऊपर एक जांच बिठानी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन चीज़ों को हम स्ट्रैटेजिकली दूसरों के सामने नहीं बताना चाहिए, उन्हें तो पूरे देश के मीडिया ने खोल खोल करके हमारे पास कौन सी मिसाइल है, उनकी क्या मारक क्षमता है, जहाज कितने फिट ऊपर जाके क्या कर सकता है, मनूवरेबिलिटी से लेकर और पूरा इसका वेपन प्लेटफॉर्म, सब कुछ जो था वो जाहिर किया। लेकिन जो चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए वो लोगों के सामने नहीं है। तो चूंकि प्रक्रिया डिफेंस की परचेज की जो प्रक्रिया है उसमें किसी तरह का फ्लॉ नहीं होता, बहुत ही फूल प्रूफ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसलिए सरकार को ज़रूर इसके बारे में खुलासा करना चाहिए। और अगर इस डिफेंस डील में किसी तरह का कोई मिडल मैन नहीं है, किसी तरह की कमीशन खोरी नहीं है, तो इससे ज़्यादा गर्व की किसी भी डिफेंस अधिकारी के लिए और पूरे देश के लिए इससे ज़्यादा गर्व की कोई बात नहीं हो सकती। पर इसका सामने आना बहुत ज़रूरी है।